नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे वेदश्री क्लासेस में। और बच्चों, आप सभी के लिए हमारे द्वारा भारत का भूगोल का जो क्रम है वो चल रहा है। और हमारा ये भौगोलिक क्रम हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारे पर्वत हैं, पठार हैं, प्रायद्वीप भारत है, उसको लेकर चला था। और आगे आज आ चुका है हमारा भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। तो अपने आप में बच्चों ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ड्रेनेज या सबसे पहले अपवाह क्या है, ये ड्रेनेज क्या है। जब कोई फ्री वाटर, स्वतंत्र जो हमारा जल है, वो क्या करता है कि अपना प्राकृतिक रूप से जिस पथ का अनुसरण करता है, प्राकृतिक रूप से जिस पथ का अनुसरण करता है उसी को ड्रेनेज या अपवाह कहा जाता है। मतलब अपने जिस रास्ते को तय करता है उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। अब जब इस अपवाह में कई सारी अन्य नदियां उसके साथ चलती हैं, मिलती हैं, तो इस तंत्र का निर्माण होता है, जाल का निर्माण होता है, उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसको इस तरीके से समझिएगा कि कोई नदी इस तरीके से अपने मार्ग पर चल रही है, वो ढलान की ओर चलती है। आपको पता होगा कि ऊंचाई से यो निचले भूमि की ओर जाती है ना। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदश्री क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेदश्री क्लासेस ऐप में। मतलब ऊंचे पर्वतों से वो हमारे मैदान की ओर आती है, तो ये जिस पथ का अनुसरण कर रही है इसको हमने क्या कह दिया, अपवाह कह दिया। ये हो गया अपवाह। अब इस पर इसकी सहायक नदियां इसके साथ जुड़ेंगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ जुड़ेंगी, तो ये अपने आप में एक जालनुमा आकृति का निर्माण कर रही है। और जिस जाल का निर्माण कर रही है तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसके जाल को अपवाह तंत्र कह दिया बच्चों। तो ये इसका हमारी बेसिक जो आंसर होगी ये आपको पता चल गया। अब बारी आती है अपवाह तंत्र में नदी क्या है। नदी क्या है? नदी अपने आप में कोई प्राकृतिक जल जब कोई प्राकृतिक जल जिस पथ का अनुसरण करता है प्राकृतिक रूप से, मतलब उसको हमने उसके लिए कोई रास्ते का निर्माण नहीं किया, और वह पानी क्या कर रहा है, ऊंचाई से ढलान की ओर बस निरंतर चलता जा रहा है, तो उसे हमने क्या कह दिया, नदी। उसे हमने क्या कह दिया, नदी। अब फिर इसकी सहायक नदियां इसके साथ जुड़ती हैं। अब बारी आती है कि जब हम किसी पानी को प्राकृतिक रूप से न जोड़कर कृत्रिम रूप से हम उसके लिए रास्ते का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नहर। उसको क्या कहते हैं, नहर यानी कैनाल कहते हैं। तो नदी और कैनाल, कैनाल या आप इसी को कैनाल या इसी को आप कह रहे हैं नहर। ठीक है, तो इस तरीके के आपको वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको अपवाह तंत्र में सुनने को मिलती है। अब अपवाह तंत्र भारत में किस तरीके से है, तो एक बार भारत की आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में पता ही होगा, या मैं बता दूं तो भारत की जो भौगोलिक आकृति है बच्चों, आप भारत को अगर बीचों बीच अगर विभाजित करते हैं दो भाग में, तो भारत का जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में आपको कहीं पर मैदान देखने को मिलता है, और इससे ऊपर में आपको हमारे हिमालयी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें उच्च हिमालय, ट्रांस हिमालय, भारत में ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं, महान हिमालय में तो ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। दूसरा भाग आपको प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिलता है। कैसा भाग भाई, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिलता है। तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसमें भी हमारे कई सारी नदियों हैं, उनका भी निर्माण होता है। तो भारत में जो हमारा अपवाह तंत्र है मुख्य तौर पर दो प्रकार से पाया जाता है। एक हमारा हिमालयी नदियों के रूप में, दूसरा हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में। तो इसमें आप सभी को ये परिभाषाएं बताई गई हैं, तो इन परिभाषाओं को मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है। और यहीं पर कहा है कि आपको एक देखने को मिल रही है हिमालयी नदी, दूसरी देखने को मिल रही है जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदी या पेनिनसुलर नदियां। अब मुख्य तौर पर हम शुरुआत पे बात करेंगे, पहली जो हमारी हिमालयी नदियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हिमालयी नदियों में भारत में हमारे मुख्य तौर पे जब नदियां हैं, नदियों का उद्गम होगा कहां से, तो जैसा कि आप सभी को पता है हिमालयों का उद्गम कहां से होगा भाई, ग्लेशियर से। कहां से होगा, ग्लेशियर, या इन्हीं को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिमानिया। हिमानियों से कहीं कहीं जो हमारे हिमालय की नदियां हैं उनका उद्गम होता है। ग्लेशियर क्या होता है, तो जो हमारे बर्फ के चट्टान हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और जब ये समय के साथ पिघलते हैं तो पिघलने के साथ एक स्रोत से एक पानी के प्रवाह की शुरुआत करते हैं, उसी को हम किस रूप में देखते हैं, नदी के रूप में देखते हैं। तो ये रहेगी हमारी नदियों के बारे में। तो इसमें बच्चों हिमालय का जो हमारा हिमालयी भाग है, इसमें हमको मुख्य तौर पर तीन प्रकार से हमें नदी तंत्र देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक आपको देखने को मिलता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपको देखने को मिलता है गंगा नदी तंत्र, तीसरा आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तंत्र का मतलब है कि एक मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियां उसको जुड़कर क्या कर रही हैं, अपना मार्ग आगे को प्रशस्त कर रही हैं। तो पहला इसमें क्या कह रहे हैं, हिमालय तो एक अपने आप में कैसा है, 12 मासी नदियां होती हैं, इनमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि ग्लेशियर तो हमारे धीरे धीरे पिघलते हैं और फिर से वर्षा का मौसम आने के बाद फिर शीत मौसम आ जाता है, तो फिर अपने आप वो जो ग्लेशियर होते हैं वो अपनी स्थिति में पुनः आ जाते हैं। फिर कह रहा
है कि क्योंकि इन नदियों को जो जल है उसकी प्राप्ति किससे होती है? हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। तो जब ग्रीष्म आया फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, फिर ये अपने आप में भर गई। अगला क्या कह रहा है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, क्योंकि यह हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से प्रवाह होने वाली नदियां हैं। अब बच्चों इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती और अनुवर्ती को इसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है पूर्ववर्ती, एक आता है अनुवर्ती। अनुवर्ती, अब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में अंतर क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले से। अब जहां पर हम अगर देखते हैं, आपको पता होगा कि हमारा जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर आपको हिमालय का जो निर्माण है ये आपको क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत के हमारा जो अंगारा लैंड वाला भाग है जिसको हम वर्तमान में ट्रांस हिमालय कहते हैं, वो हमारा अंगारा लैंड का पहले से ही हिस्सा है। तो वहां से हिमालयों का निर्माण चलता रहा। अब यहां पर क्या है कि इन नदियों के द्वारा अपना रास्ता पहले से ही सुनिश्चित था, कि जैसे हम सिंधु नदी को देखते हैं, वो अपना बोखारचू हिमनद से रास्ता बना रही थी, पर धीरे धीरे गाद का जमाव होता है तो हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय एक समय पर, एक साल में, एक महीने में नहीं बना, इसने करोड़ों सालों का जो अपना सफर है उसको तय किया। तो इसमें हमने क्या कहा, जो पूर्ववर्ती नदी है इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक नदी का अपने आप में प्रवाह शुरू हो चुका है, तो प्रवाह चल रहा था और यहाँ पर धीरे धीरे इस मोड़दार पर्वत का अपने आप में निर्माण शुरू हो रहा था। जैसे ही इसका निर्माण शुरू होने लगा तो यहाँ पर एक छोटा सा चट्टान बनना शुरू हुआ। तो इस चट्टान के बीच में से जो हमारी सिंधु नदी है या किसी जो हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं, उन्होंने अपना रास्ता निरंतर बनाए रखा और इस नदी के कटाव के कारण भूभाग अपने आप में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस तरीके से इस ओर भी हमारा पर्वतीय भाग आ गया, इस ओर भी पर्वतीय भाग आ गया और नदी अपना पथ का अनुसरण करते रही, करते रही, करते रही। तो इन नदियों को क्या कह दिया, पूर्ववर्ती नदियां। और कुछ नदियां हैं जो अनुवर्ती नदियां हैं। जब हिमालय ग्लेशियर बने उसके बाद उन्होंने अपना, जैसे गंगा नदी होगी, यमुना नदी होगी, इन्होंने अपना रास्ता तय किया। तो हिमालय की उत्पत्ति के बाद वाली जो नदियां हैं उनको हमने कह दिया अनुवर्ती नदियां। उम्मीद है कि आप सभी को ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी होगी। तो इसी में हमारे मुख्य रूप से जो हिमालय की नदियां हैं उनको कितने भागों में, प्रमुख रूप से तीन भागों में या तीन तंत्रों में, तीन जाल में हमने यहाँ पर विभाजित कर दिया है। तो इसी में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हिमालयी नदी तंत्रों की, और हिमालयी नदी तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र क्या है और कैसे इन नदियों का प्रवाह होता है। सबसे पहले तो सिंधु नदी हमारी कैसी है भाई, पूर्ववर्ती नदी है। अब एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में इसकी स्थिति किस तरीके से प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर एक नक्शा भी बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं हिमालय का निर्माण करता हूं, इस तरीके से हिमालय अगर बना हुआ है हमारा, तो यहाँ पर आपके पास है तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। अब जो ये तिब्बत का हिमालय है बच्चों, यहां से हमारा किसका निर्माण हो रहा है, हमारे सिंधु नदी का, बोखारचू हिमनद के पास में से। फिर उसके बाद राकसताल से हमारी सतलज नदी का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और तीसरी आपके पास नदी देखने को मिल रही है आपको सांगपो, जो कि हमारे किस नाम से जानी जाती है भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाती है। अब बारी आती है बच्चों, हमने हिमालय की जो नदियां कहा, इसमें आपको मुख्य नदी देखने को मिलेगी हमारी सिंधु नदी। सारी की सारी जो मुख्य नदियां हैं, या इसी को हम अनुवर्ती नदी कह रहे हैं, तो जो हमारी मतलब मुख्य नदियों का अनुसरण करने वाली इसकी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ आएंगी। अब सिंधु नदी को हम सबसे पहले लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी नदी आपको देखने को मिलेगी गंगा नदी, जो जिसका उद्गम भागीरथी के रूप में होता है। अंत में इसका कहां हो जाता है, जो इसका अंतिम है, अंतिम छोर उसका बंगाल की खाड़ी है वो, क्योंकि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हमारा अरब सागर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं अरब सागर में किस नदी का जो अंतिम छोर है या गिरती है, ड्रेनेज एरिया जाता है, वो कौन सी नदी है भाई, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अगला तीसरी नदी मैंने कहा था सांगपो, या जिसको मैंने ब्रह्मपुत्र नदी कहा, दिहांग नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो इसका भी लास्ट में मिलन किसमें हो जाता है, गंगा नदी में हो जाता है। पर अपने आप में लोहित, सुबनसिरी और अन्य कई सारी नदियों के साथ ये हमारा पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसको कवर करते हुए चलती है। और भारत के यदि मैं मैदान की बात करता हूं, यहाँ पर हमारी गंगा नदी यमुना के साथ, यमुना की सहायक नदी है, पर यमुना भी तो अंतिम में प्रयागराज में जाकर गंगा में ही मिल जाती है। इसका मतलब भारत में कुल मिलाकर उत्तरी जो हिमालय की नदियां हैं उनमें कितने नदी तंत्रों का निर्माण करती है, 3 प्रकार की नदी का निर्माण करती है, नदी तंत्रों का निर्माण करती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी सिंधु नदी तंत्र है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप समझ चुके होंगे, अगला हम एक बार टॉपिक बनाते हैं कि किस तरीके से हमारे जो सिंधु नदी है इसका तंत्र बना हुआ है। तो आप हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु या इंडस रिवर सिस्टम,
ठीक है, अब इसको हमने समझने का प्रयास करना है कि किस तरीके से होता है। तो एक बार हम भारत का नक्शा बनाना, इस तरीके से कुछ भारत का नक्शा है। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। इस तरीके से, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक हो गया, ये भारत हो गया। अब भारत में बच्चों मुख्य तौर पर हमारे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लद्दाख, लद्दाख के बाद आपको देखने को मिलेगा जम्मू और कश्मीर, इधर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, इधर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा पंजाब। क्या देखने को मिलेगा भाई? पंजाब। फिर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। तो मुख्य रूप से आपको सबसे पहले जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी देखने को मिलेगी? सिंधु नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? बोखारचू हिमनद। यहां आपको तिब्बत हिमालय देखने को मिलेगा। कौन सा हिमालय है भाई? तिब्बत हिमालय, तिब्बतियन प्लेट आपको यहां देखने को मिलेगी। तो तिब्बत हिमालय से एक हमारी मुख्य निर्माण होता है जो लद्दाख में एंटर करती है, और उसके बाद फाइनली पाकिस्तान में एंटर करती है, और अपना रास्ता बनाते हुए अंतिम कहां रूप से गिर जाती है भाई? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब बारी आती है सिंधु नदी किस तंत्र का निर्माण कर रही है, जिसके बारे में हम बार बार तंत्र 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 करके हम जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इसमें हमारी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी निकलती है, जिसका नाम है हमारी चेनाब नदी। जिसका नाम क्या है भाई? चेनाब नदी, चेनाब रिवर बोला जाता है। ठीक है, तो चेनाब नदी हमारी आती है। चेनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और अंतिम में मिठानकोट नामक स्थान पर पाकिस्तान में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? कहा मैंने, मिठान कोट। मैंने किस नदी के बारे में कहा? तो यह है हमारी चेनाब नदी। चंद्र और भागा के नाम से इसका उद्गम होता है। अभी इन चीजों के बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, अगला, इसी के बाद सिंधु के बाद एक नदी आती है जिसका नाम है झेलम नदी। जिसका नाम क्या है भाई? झेलम नदी है। झेलम के बाद आपको देखने को मिलेगी यहां पर एक रावी नदी है। कौन सी नदी है भाई? रावी नदी है। रावी के बाद आपको यहां से तिब्बत हिमालय से एक नदी का उद्गम होते हुए दिखेगा, जो कि सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और अंतिम रूप से हमारे किस में चले जाती है? हमारे चेनाब नदी में चले जाती है। और इस जो सतलज, इसका नाम क्या है? सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। सतलज नदी के पास में भारत में ही आ जाने वाली, छोटी समाहित हो जाने वाली नदी का नाम क्या है अपने आप में? व्यास नदी, 20 नदी जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं कौन कौन सा क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आपकी आ गई सिंधु नदी। कौन सी नदी? मुख्य नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद आपको देखने को मिलेगी बच्चा झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम के बाद आपको देखने को मिलती है चेनाब। चेनाब के बाद आपको देखने को मिलती है रावी। रावी के बाद आपको छोटी सी नदी मिलेगी जिसका अंत भारत में ही हो जाता है। ये कौन सी है? व्यास। व्यास के बाद अंतिम आ जाती है सतलज नदी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो सिंधु नदी तंत्र है ये अपने आप में चलता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी की अपने आप में लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि मैं भारत में बात करता हूं, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। ये कितनी है? ये कुल लंबाई है। मतलब जब से ये उद्गम हो रहा है इसका, यहां से लेके अंतिम रूप से अरब सागर में गिरने तक की जो इसकी कुल लंबाई है वो है कितनी? 2880 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में, आप अगला लिखेंगे, उत्तर से दक्षिण में सिंधु की नदियों का क्रम। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी डिटेल अभी आगे लेंगे। तो सबसे पहले मैंने किसके बारे में कहा? झेलम। झेलम के बाद चेनाब। चेनाब के बाद आती है बच्चा रावी। रावी के बाद आती है व्यास, और व्यास के बाद आती है सतलज। ठीक है, अब इसी क्षेत्र को हमारे पुराणों में कहा गया है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु मतलब होता है सिंधु नदी, और उसके प्रदेश मतलब उसका क्षेत्र। ठीक है, अब सिंधु नदी आपको देखने को मिल रही है, मुख्य नदी। अब इस नदी के साथ आपको 7 नदियां मिलानी है, कुल 7 नदियां बनानी है। तो ये कौन कितनी नदियां बन रही है? मैंने झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज को मिलाकर कितनी बन गई? 1 2 3 4 5, और इसके बाद छठी हमारी कौन सी आती है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, और इसमें आगे छठी नदी हमारी आती है भाई सिंधु नदी। कौन सी नदी? मुख्य नदी या सिंधु नदी आ गया इसका। तो सर अभी भी ये 6 ही हो रही है, 7वां नदी कौन सी है? तो अदृश्य रूप से हुई हमारी जो सरस्वती नदी है उसको भी मिलाकर हमारा पूरा सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है।
ये तो रहेगी हमारी सिंधु नदी के बारे में बातें। अब बारी आती है इन नदियों के बारे में स्पेसिफिक जो जो इनकी डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को पढ़ने के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम झेलम से, फिर आएंगे हम चेनाब पर, फिर रावी, व्यास और सतलज में हम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और हमारे सबसे पहले इस नदी तंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जो चीजें हमने आपको बताई वही चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। क्या है, सिंधु नदी तंत्र विश्व का एक विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। ठीक है जी। इस अपोहा तंत्र के अंदर सिंधु और इसकी प्रमुख सहायक नदियां आती हैं, जो कि आपने देख ली, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सतलज को सतुद्री कहा जाता है, अभी हम इनके बारे में भी कहेंगे। अब इसके बाद हम सिंधु नदी की स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि सिंधु नदी मुख्य नदी है, तो मुख्य नदी को लेकर चलेंगे कि इसका उद्गम कहां से होता है, फिर इसकी सहायक नदियों की हम बात करेंगे। तो पहली नदी आती है हमारी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है अपने आप में कहां से होता है, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है, उसके पास में निकटतम एक बोखारचू हिमनद है, बोखारचू ग्लेशियर है, यहां से इसका बच्चों अपने आप में उद्गम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंधु नदी के तिब्बत में क्या नाम है, सिंगी खंबान या शेरमुख इसको कहा जाता है। शेरमुख अगर किसका नाम है, ये कई बार प्रश्न पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा हुआ है। ये क्या पूछा है इसने कि जो हमारी सिंधु नदी है इसको तिब्बत हिमालय में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है बच्चों अपने आप में शेरमुख नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। तो आगे देखते हैं इस नदी में और क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इसकी लंबाई है अपने आप में 2880 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, और दमचौक जो कि लद्दाख में एक स्थान है, भारत में प्रवेश करती है। उसी के साथ चिल्लड़ नाम का एक स्थान है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में एंटर करती है। क्योंकि आपको ये जब तंत्र देखने को मिला तो इस तंत्र में आपने दो चीजें देखी, एक आपका चिल्लड़ नाम का स्थल है, चिल्लड़ यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा स्थल है भाई, चिल्लड़, जो कि कहाँ है, लद्दाख में, और दूसरा यहाँ पर स्थान आता है दमचौक। कहाँ है दमचौक, तो ये है बच्चा पाकिस्तान। तो दमचौक और पाकिस्तान का जो हमारा दमचौक स्थान है ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये प्रवेश भारत में आ रहा है और फिर ये कहाँ जा रहा है, हमारे पाकिस्तान में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है कि सिंधु नदी लद्दाख जास्कर श्रेणियों में प्रवाहित, उन दोनों के बीच में प्रवाहित होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे जो महान हिमालय है, महान हिमालय के उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, और ट्रांस हिमालय की अपने आप में तीन श्रेणियां हैं, एक तो होगी काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया बच्चा जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से जाने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, अपने आप में सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों को आपस में विभाजित करती है, ब्रेक डाउन करती है, दो पार्ट में विभाजित करती है। ठीक है, इसीलिए पूर्ववर्ती नदी भी है। अगला बिंदु क्या कह रहा है, सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर भारत में सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, जब कोई नदी प्रवाहित हो रही होती है ना तो वो अपने साथ भू कटाव भी करती है। तो भू कटाव का मतलब क्या है कि लैंड इरोजन, काटते हुए चलती है। जैसा कि आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जो नदी जिस स्थान पर होती है, बरसात में उसका जल जब बढ़ जाता है तो भू कटाव के कारण वो अपना क्षेत्र और बढ़ा देती है या रास्ता ही बदल देती है। तो रास्ता कब तक बदलती है, जब तक वो मैदान के स्तर को न छू ले। तो इसी तरीके से हम जब बुंजी वाला स्थान देखते हैं तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया जाता है, गॉर्ज का निर्माण किया जाता है, गड्ढे रूपी स्थान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब जब एक गॉर्ज का निर्माण कर रही है भारत में तो इस तरीके से फिर अपने मार्ग को आगे बढ़ाती है। ठीक है, यू आकार का जो इसका शेप है, आकार, ये किसका निर्माण करती है, कहा हमने गॉर्ज का निर्माण करती है। और इसी के बाद जब ये बहुत बड़े आई आकार का निर्माण करती थी तो इसको कहा जाता है कैनियन। और इसी तरीके से विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाने वाली जो हमारी नदी है वो हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, कोलोराडो नदी उसका नाम है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, गॉर्ज के बारे में, जो कि सिंधु नदी बनाती है। पर यहाँ पर कैनियन नाम का भी शब्द नहीं आया, कैनियन को आप कोलोराडो नदी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु नदी जो कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बना देती है। डेल्टा बनाने का मतलब क्या है कि अंतिम रूप से जहां पर नदी फैल जाती है, एक तो उद्गम सोर्स हो गया, दूसरा इसका प्रवाह पथ हो गया, तीसरा इसका डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है कि जब फैल जाती है, नदी का फैलना ही अपने आप में क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ठीक है, अगला इस नदी की सहायक नदियां आप सभी ने देख ली हैं, सतलज होगी, चेनाब होगी, रावी होगी, व्यास होगी, झेलम होगी। ठीक है, और द्रास हो गया, सिंगर हो गया, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सारे के सारे इसके क्षेत्र हैं। ठीक है, सहायक नदियां इधर है, ये इसका क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या करती है, प्रवाहित होती है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो अभी हमारा पीओके वाला रीजन है ना, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस रूप में आप इसको यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से। इसको किसने अधिकृत किया है, पाकिस्तान ने। तो इसे क्या कहा जाता है अपने आप में, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान ये अभी अपने आप में कहां पर है, पीओके में है। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, तो इस क्षेत्र में भी ये प्रवाहित होती है। फिर बारी आती है बच्चों हमारी सिंधु नदी की दूसरी सहायक नदी, जिसका नाम है झेलम।
झेलम नदी को पुराणों में क्या कहा गया है? तो वितिस्ता पूछा जाता है। हमारी झेलम को क्या कहा जाता है? वितिस्ता कहा जाता है। चेनाब को क्या कहा जाता है? सतुद्री सॉरी, फिर उसके बाद विपासा आती है। ये कई सारी अभी आपको नदियां देखने को मिलेंगी। तो वितिस्ता किसको कहा जाता है? झेलम नदी को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पांजाल गिरिपाद में कहां से निकलती है? बेरीनाग नाम का एक स्थान है, बेरीनाग के झरने के समीप एक शेषनाग झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को भी। अगला क्या कह रहा है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या नाम है उसका? वुलर झील। वुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसका नाम क्या है? वुलर झील। वो भी इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्या कह रहा है कि श्रीनगर शहर जो कि हमारी जम्मू और कश्मीर की राजधानी है ना, वो इस स्थान पर क्या है बच्चों? इसके किनारे पर स्थित है। अगला, झेलम नदी कश्मीर घाटी का अपने आप में निर्माण करती है। तीसरा अगला पॉइंट कि झेलम नदी जो हमारा किशन गंगा इसकी क्या है? अपने आप में सहायक नदी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मुजफ्फराबाद मांगल से लेकर पाकिस्तान सीमा तक के समानांतर प्रवाहित होती है। फिर बारी आती है बच्चों इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है या परियोजना है, तो तुलबुल और तथा उरी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना हमारी किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान देंगे पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है? चेनाब में मिल जाती है। इसका मतलब ये सहायक नदी किसकी है? चेनाब की। तो मुख्य नदी है हमारी कौन? जो सिंधु नदी है, सिंधु की सहायक नदी फिर आपको सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है चेनाब। तो चेनाब में ही जाके मिल जाती है कौन? झेलम। फिर बारी आती है हमारी चेनाब की। चेनाब का नाम पुराणों में अस्किनी है। क्या नाम है बच्चों? अस्किनी। वितिस्ता झेलम और हमारी चेनाब अस्किनी। तो सिंधु नदी की अपने आप में सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसा कि अभी आपको बताया। अभी अगर इस नक्शे को देखेंगे तो इस नक्शे में आपको पता चल रहा होगा कि सबसे लंबी नदी है वास्तव में चेनाब ही है। इसके आसपास ही सारी नदियां घूम रही है। मुख्य नदी आई, ये हमारी चेनाब चल रही है, मिठानकोट में मिल गई। फिर आपको देखने को मिल रहा है झेलम आई, फिर उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है रावी भी इसी में जा रही है। फिर व्यास एक हमारे किसमें आ रही है? हमारे ये सतलज में आ रही है। बाकी और सारी नदियां हमारी किसमें मिल रही हैं? हमारे चेनाब नदी में जाके मिल रही है। इसीलिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है बच्चों, वो कौन सी है? चेनाब नदी है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है। चंद्रभागा कहां कहते हैं इसे? हिमाचल प्रदेश में। भारत में चेनाब नदी की जो लंबाई है 1180 किलोमीटर है। तथा यह पीर पांजाल श्रेणी में गहरे गौर्ज का निर्माण करती है। ये भी अपने आप में किसका निर्माण करती है भाई? गौर्ज का, गड्ढे का। चेनाब नदी पाकिस्तान में अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपने गंगा नदी के बारे में पढ़ा होगा ना कि गंगा नदी मैदान में कहां से प्रवेश करती है, तो आप कहते हैं उसका आंसर हरिद्वार में। इसी तरीके से चेनाब नदी जो पाकिस्तान का अखनूर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या करती है? मैदान में प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान में यह नदी मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि इस पे कौन कौन सी हमारी परियोजनाएं हैं। जैसे आप देखते हैं बगलीहार हो गया, किश्तवाड़ हो गया और हमारी सलाल, दुलहस्ती, ये सारी की सारी परियोजनाएं किस नदी की परियोजनाएं हैं? तो चेनाब नदी की परियोजनाएं हैं। ठीक है, और बारी आती है बच्चों अगली नदी जिसका नाम है परुषणी या रावी नदी। रावी नदी है। रावी नदी यह पंचनद में से सबसे छोटी नदी है भाई। सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी है। और यह रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के से निकलकर पाकिस्तान के सराय सिंधु नामक स्थान पर चेनाब में मिल जाती है। कहां मिलती है? सराय सिंधु में। मिलती कहां है? पाकिस्तान में। अगला क्या है? इसकी कुल लंबाई आपको पता चल गई है 725 किलोमीटर। और यहीं पर अच्छा हड़प्पा सभ्यता भी निवास करती थी। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी के किस तट पर हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो निवास करती थी। और हमारी जो रावी नदी निकलती है, रावी नदी का इस तरीके से रास्ता जा रहा है, तो रावी नदी के पश्चिमी तट पर कौन सा तट है भाई? ये पश्चिमी तट। मतलब इसको पश्चिमी तट मतलब जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, दायां हाथ है बायां हाथ है, रास्ते पर आप बायां और किस ओर कहेंगे? जिस ओर आपका बायां हाथ होगा। उसी तरीके से नदी का भी बायां ओर होता है। और उसी पर हमारी कौन सी सभ्यता निवास करती थी? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता थी? तो मोहनजोदारो। इस प्रश्न का भी आप याद रखेंगे। अगला, चमेरा तथा थीन रणजीत सागर परियोजनाएं इस नदी पर हैं। अगला, लाहौर नामक स्थान पर ये रावी के निकट मिल जाती है। अगला बिंदु आता है, अगली इसकी सहायक नदी आती है व्यास, जिसको बोला जाता है विपासा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बिस। तो व्यास नदी, बिस नदी, विपासा नदी, इसी को कहा जाता है। अगला, ये व्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा है कहां भाई? इसी को बोला जाता है अटल टनल। अटल टनल आपने बहुत सुना होगा।
अटल जो हमारा सुरंग है, अटल सुरंग, ठीक है, उसके पास में व्यास कुंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी का ये निर्माण करती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारी व्यास नदी ही किस घाटी का निर्माण करती है, और सिंधु घाटी की ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में ही होकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। जैसे अभी तक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और नदियां प्रवेश कर रही हैं, सतलज नदी भी प्रवेश करती है। ये अंतिम रूप से बच्चों हरिके बैराज नामक स्थान पर जो हमारी सतलज नदी है इसमें मिलती है और सबसे बड़े बैराज का निर्माण करते हैं। फाइनली बैराज का मतलब है नहर, तो नहर का निर्माण करते हैं और फाइनली भारत में ही इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारी होगी सतलज नदी की सहायक नदी व्यास नदी। फिर बारी आती है सतलज नदी जिसका नाम है सतुद्री। तो सतुद्री का जो भारत में प्रवेश है बच्चों, सबसे पहले इसका उद्गम की हम बात करते हैं तो ये हमारे राक्षस ताल झील से होता है। ये भी हमारे तिब्बत हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, तिब्बत हिमालय का हिस्सा है, तिब्बत हिमालय का हिस्सा है। इसी के साथ इसमें कह रहा है कि सिपकिला दर्रे से इसका भारत में प्रवेश होता है। हिमाचल प्रदेश का जो सिपकिला दर्रा है जो तिब्बत और भारत को जोड़ता है, तो उस पर क्या होता है, इसका प्रवेश होता है भारत में, जिसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर है। बाकी इस पर एक हमारा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध महत्वपूर्ण डैम है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध, जिस पर है हरिके बैराज, नाथपा झांकरी परियोजना है। ठीक है, ध्यान देंगे। स्पीति नदी भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला बिंदु आता है क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो हमारी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में क्या होता है बच्चों, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अब सिंधु जल समझौते में क्या होता है कि जो हमारी सिंधु की प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहले आती है झेलम, सिंधु, झेलम और चेनाब। ये जो तीन नदियां हैं इनका 80% भाग जो जल का प्रयोग है वो कौन करेगा, पाकिस्तान, और इसका 20% जो जल है उसका भाग का यूज कौन करेगा, भारत करेगा। इसीलिए आपको याद होगा कि जैसे 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, तो भारत सरकार ने कई बार उनको ये धमकियां दी थी कि आपका जो जल है उसको रोक दिया जाएगा, और रोकने का प्रयास भी किया था। तो वो किसको तोड़ने की बात कर रहे थे, 1960 का सिंधु जल समझौता। ठीक है, और यहां पर हमारे किन तीन नदियों की बात की जाती है, सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब। इसको इंडस, सिंधु, यहाँ पर सिंधु लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। और बाकी जो इसके बाद हमारी है रावी, व्यास, सतलज, उन तीनों का 80% यूज, रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% प्रयोग कौन करेगा, यहां पर इंडिया करेगा। 20% प्रयोग कौन करेगा भाई, पाकिस्तान करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी देश पानी को रोकेगा नहीं, वो बस चलते रहने देगा, फ्लो करने देगा। भारत के पास अधिकारिता भी है तो भारत उसका मनचाहा प्रयोग नहीं करेगा। इसीलिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। पर भारत की ऐसी प्रकृति नहीं है कि वो दूसरे देश के जल को ही रोककर उसकी जीवन स्रोत है उसको समाप्त कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए अब हमारी बारी आती है आज के प्रश्नों के। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे, सारी नदी तंत्र आपको समझ में आ चुका होगा। अब बारी आती है इससे संबंधित जो हमारे कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं, मेजर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर, जो कि सिंधु नदी की पहली प्रश्न, इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी नदी है भाई, वो हमारी झेलम नदी है। तो झेलम नदी किस नदी को क्या करती है, हमारा लद्दाख और जास्कर श्रेणी को दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की क्रम की ओर व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसमें बच्चों आप सभी को पता होगा कि सिंधु की उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले आती है सिंधु, फिर आती है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इस तरीके से। तो इसमें आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, चेनाब है, झेलम है, रावी है और सतलज है। तो इसमें क्रम कौन सा सही है भाई, आप देखेंगे सबसे पहले सिंधु हो गया, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। तो सबसे ऊपर आएगी हमारी सबसे पहले झेलम, झेलम आ गया यानी 2, झेलम, फिर चेनाब यानी 1, फिर आएगा रावी, रावी आएगा 3, 1, 3, फिर आएगा 4। तो कौन सा उत्तर है इसका, ऑप्शन डी अपने आप में सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच में हिमालय का भाग कहलाता है। असम हिमालय कहलाता है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो बच्चों, आप सभी को ये हिमालय के बारे में प्रश्न है, तो क्या होता है कि नदी तंत्र के हिसाब से हमारे हिमालय को भी विभाजित किया गया है। अगर आप सभी को याद होगा तो बढ़िया है, बाकी आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपकी एक नदी आती है सिंधु नदी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बाद आपको देखने को मिलती है सतलज नदी, सतलज के बाद आपको देखने को मिलती है काली नदी, काली के बाद आपको देखने को मिलती है तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। और तिस्ता के बाद आपको देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अंतिम रूप से कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस हिसाब से बच्चों हिमालय को भी बांटा है, हिमालय को भी विभाजित किया हुआ है। यहां से शुरू होता है हमारा हिमालय, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो किस रूप से जाना, किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच को कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय, या इसी को कहा जाता है कश्मीर हिमालय। फिर बारी आती है सतलज और काली नदी के बीच में आता है बच्चों हमारा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर आती है काली नदी और तिस्ता नदी, इसके बीच में आता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और इसी में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगला आपको देखने को मिलता है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो इस रूप से नदियों के आधार पर भी, नदी तंत्रों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया हुआ है। प्राकृतिक रूप से तो आप देखते ही हैं, तिब्बत हिमालय आ गया, ट्रांस हिमालय के बाद आपको महान हिमालय, के बाद लघु हिमालय, शिवालय, इस तरीके से देखने को मिलता है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारे नदियों का विभाजन का क्रम है। ठीक है, अगले इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? फिर ये हमारा उत्तर, इसका उत्तर क्या है? तो क्या पूछ रहा है? सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच में हमारा कौन सा हिमालय है भाई? पंजाब हिमालय। ऑप्शन बी इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने आप में, अगला प्रश्न पूछ रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र का, सतलज का, सिंधु का। तो इन तीनों का तो अपने आप में वही है। सिंधु नदी का भी आपको पता ही है, बोखारचू हिमनद के पास में, सतलज का भी वही है राकस्ताल के बीच में, और ब्रह्मपुत्र का भी वही है। ठीक है, तो इन तीनों का अपने आप में ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न और है कि क्या पूछ रहा है कि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में जहां लॉन्गचिंग खंबाब के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित नदियों के तथ्यों पर विचार करना है। और सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। झेलम सिंधु की सहायक तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, नहीं, चेनाब इसकी सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन ए और बी अपने आप में सही है। चेनाब यहाँ पर है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2, ऑप्शन सी अपने आप में सही उत्तर है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, सिंधु नदी के बारे में जितने भी आप सभी को टॉपिक्स थे, ये सारे के सारे डाउट्स हमने क्लियर किए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।